ठीक है, चलो फिर करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसको करने के लिए एक और चीज समझ लो। मतलब जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो उसके लिए जब हम क्या करते हैं ना, वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इंटीग्रेशन में, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेशन का आपको मतलब पता है, जैसे कि क्या होता है, कोई भी चीज मतलब कंबाइन करना, उससे कोई रिजल्ट निकालना। यानी कि किसी चीज का कभी भी एडिशन हम कर रहे होते हैं, या इंटीग्रेशन का यूज जो है वो एरिया निकालने के लिए किया जाता है बेसिकली, ठीक है। मैथ्स में अगर आप यूज करो तो एरिया किसी भी ग्राफ के अंदर कैलकुलेट करने के लिए उसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन आप ले रहे हो एंड उसमें कुछ भी लिमिट लगाई गई है, ठीक है। लिमिट लगाने का मतलब ये है कि कोई भी इंटीग्रेशन है एंड मान लो मैंने उसमें 0 to 2 इस तरीके की लिमिट दी है, तो ये जो 0 है इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, ये जो 2 है ये इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि वो जो ग्राफ है या जो भी कर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर हमको उसका एरिया निकालना है या उसकी क्वांटिटी निकालनी है सारी कलेक्ट करके, तो वो 0 to 2 वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये 0 जो है लोअर लिमिट हो गई, 2 जो है आपकी अपर लिमिट हो गई। एंड मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन है, सपोज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डीएक्स करके कोई फंक्शन है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, x³ बाई 3 मिलता है। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप इस तरीके से लिख दोगे। तो इसमें लिमिट्स कैसे वैल्यू पुट करनी होती है, पहले आप अपर लिमिट रखते हो, यानी कि जो भी आपको वेरिएबल दिख रहा है उसकी जगह पे आप अपर लिमिट रखोगे। जैसे x³ अपॉन 3 दिख रहा है, तो x यहाँ पर वेरिएबल है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 3 रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। उसके बाद आप क्या करते हो, तो सब्ट्रैक्ट करते हो लोअर लिमिट रख के वो वाला पार्ट पूरा। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से फंक्शन में रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब जैसे 8/3 हो गया ये, और राइट साइड में ये 0 का क्यूब मतलब 0 हो गया, 0/3 यानी कि 0 हो गया। तो 8/3 जो है वो सपोज इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। मतलब 0 to 2 के बीच में एक्स स्क्वायर जब भी वेरी करेगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 8/3 मिलेगा उस ग्राफ का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर इक्वेशन दी गई है टी के टर्म्स में, एक्स इन टर्म्स ऑफ टी इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा है कि 4 सेकंड के बाद जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो इसने कितना कर रखा होगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, क्वेश्चन। हाँ, तो आपसे ये पूछा है कि जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया होगा फर्स्ट 4 सेकंड में। तो अगर आप यहाँ पर देखो 4 वैल्यू रखते हो, मान लो जैसे अभी किसी ने बताया था कि एक्स 4 सेकंड पे जब आप कोई वैल्यू रख लो, मान लो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, जो कि क्या आएगा, 4 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो ये जब आप ये वाला काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि 4th सेकंड पर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है। इस चीज का मतलब ये होता है। लेकिन उसने ये बोला कि फर्स्ट 4 सेकंड में, यानी कि जब ये पार्टिकल मूव होना स्टार्ट हुआ, मान लो ये 0 सेकंड है, तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो 4th सेकंड में, यानी कि 3rd सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में जो आपने निकाला है वो ये चीज है। लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है, 0 से लेके 4 सेकंड तक पूरा जितना पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो चीज आप यहाँ पर देखो। देखो, सबसे पहले हमें इसका जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो एक बार देखना पड़ेगा, एंड उसी के बेसिस पर जो है हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पहले के 4 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो, और आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इजी भी बना सकते हो। जो ये एक्स का आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है t-2 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab भी होता है, तो टी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका 4 -2ab यानी कि 2 × 4 टी हो गया। तो इसे आप एक्सपेंड करके आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको अगर मेरे को v निकालना है, तो v निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये dx/dt करूंगा, और ये जो होगा dx/dt कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 - 4t, ठीक है। तो इसका जब हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2t
4 का तो 0 हो गया, -4 मिलेगा, 4t का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि dt बाई dt कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2t माइनस 4 जो है ये हमें एक्सप्रेशन मिला, और इसे जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाल के t-2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जो है मतलब जब आप टाइम जो हमें टाइम जो कंसिडर करना है वो करना है 0 to 4 सेकेंड्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिला है, तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से ये कॉन्क्लूड कर सकते हो कि जब आपका टाइम यहाँ पर जो है 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, तब आपकी जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि टाइम अगर मैं यहाँ पर सपोज 0 मतलब 1 रखता हूं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं 0 रखता हूं, तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगी वेलोसिटी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि जो वेलोसिटी है, अगर आप मान लो यहाँ पर t ग्रेटर देन 2 रखते हो, t अगर 2 से बड़ा होगा तो आपको ये वेलोसिटी जो है आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पर हमको ये चीज पता चल रही है कि वेलोसिटी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, मतलब ये कि जो भी ये कोई पार्टिकल है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो पहले वो क्या करता है, पॉजिटिव, मान लो कोई भी एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया होगा, तो वहां पर जाके वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, और उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब अचानक से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा था, अब वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑपोजिट साइड में लगने लग जाता है। तो 0 से 2 सेकंड के बीच का जो टाइम होगा वहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है, और 2 सेकंड से ऊपर वाला जो टाइम यहाँ पर रहेगा वो हमारे को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर हमको मतलब ये है कि दो इंटरवल्स बन चुके हैं, मतलब 0 to 2 के बीच में यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, और 2 से ऊपर मतलब 2 से 4 की हमें बात करनी है, बिकॉज टोटल 4 सेकंड की बात करनी है। तो 2 से 4 सेकंड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो अगर हम इसको एल्जेब्रिकली जो है यहाँ पर अगर सॉल्व करते तो सारी वेलोसिटी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी है, एक तरफ नेगेटिव वेलोसिटी है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो उनका एडिशन कर देंगे, मतलब टोटल पॉजिटिव वैल्यू लेके। तो 0 to 2 के बीच में पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है। तो आप इसका मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, मतलब कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। पहले मतलब ये था कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ऊपर से फिर नेगेटिव होती जा रही है, और फिर वापस से जब आप नीचे देखोगे तो नीचे नेगेटिव आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इतना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो अगर आप एल्जेब्रिक की मतलब क्या बोलते हैं, खाली सिंपल एडिशन वगैरह यूज करके करोगे तो वो आपको 0 मिल सकती है, तो वैसे करके हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम दो इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करके क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास मान लो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम वी डी टी करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी की इक्वेशन से, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उतने टाइम इंटरवल का। अब हमारे पास जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई थी, ये वाली एक्स टी t-2 इज इक्वल टू t-2 का होल क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये पूरी जनरलाइज्ड इक्वेशन है, बट अभी हमें क्या करना है, हमें इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है उसको इंटीग्रेट करके उतने इंटरवल की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम लिमिट लगा के निकाल सकते हैं। एक बार 0 to 2 लिमिट लगाएंगे, और एक बार फिर हम 2 to 4 लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को जो है अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे दो इंटरवल में, एक आपका 0 to 2 हो गया और बाकी का 2 to 4 हो गया। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 वीडीटी का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो अभी आपने निकाला है t² - 4t, कहाँ गया ये 2t - 2, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को या फिर 2t - 4 जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो वेलोसिटी की जगह जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2t - 4 dt। तो एक तो ये हो गया मेरा, और इसको मैं मॉड में ले लूंगा, बिकॉज
जो ये वैल्यू आती है इंटीग्रेशन करने के बाद, भले ये नेगेटिव है लेकिन फिर भी हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन से एक्चुअली में जो कैलकुलेशन होता है वो एरिया का कैलकुलेशन होता है, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये वी डी टी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो आपको जो सिंपल सा फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या आप बोलो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम ही हम कर रहे हैं, और अगर आप इसका ग्राफ लेते हो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी लेते हो, या क्या बोलते हो, मतलब वीटी ग्राफ जब भी लेते हो, तो वीटी का ग्राफ का जब भी आप एरिया कैलकुलेट यहाँ पर करते हो, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, बिकॉज ये वैल्यू भी नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव ही लेनी है। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या लेंगे, दूसरा इंटरवल ले लेंगे 2 से 4 का, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2t माइनस 4 dt कर देंगे। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो 2t माइनस 4 है, तो इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2t माइनस 4 इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा। टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस 4 है, इसके आगे टी लग जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेट जब आप जब भी करते हो, तो वो वेरिएबल आपके साथ जो है वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t 0 से 2, और ये मैंने मॉड लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी टी स्क्वायर माइनस 4t, ये हो गया इसको इंटीग्रेट करने के बाद, और इसमें लिमिट लगा दी 2 से 4 की। ठीक है, ये लिमिट अंदर लगानी पड़ेगी। तो बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। पहले आप ये वाला सॉल्व करोगे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो अपर लिमिट है यहाँ पर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, और लोअर लिमिट जब आप रखोगे तो बाकी का जो टर्म है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज दोनों में ही टी दे रखा है। 0 का स्क्वायर करोगे 0, 4 इंटू 0 करोगे 0, तो उसे मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखोगे तो 4 रखनी है आपको, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट अब यहाँ पर 2 दे रखी है, तो 2 आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। तो अब इसे सॉल्व कर देना है, ये भी मॉड में रहेगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी नहीं है, ये 4 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसे मॉड में ले लिया मैंने, प्लस यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 4, ये भी 4 स्क्वायर है, ये भी 4 स्क्वायर है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये वाला आपका 2 स्क्वायर यानी कि 4 है, माइनस ये कितना है, कितना लिया था, लोअर लिमिट है ना, तो 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब ये 4 - 8, ये वाला जो है ये आपका कितना हो गया, -4 हो गया, ये मॉड के अंदर है, प्लस ये माइनस साइन यहाँ पर बाहर लगा हुआ है, और अंदर वाला जो है जब आप 4 - 8 करोगे तो -4 हो जाएगा, और ये जो बाहर लगा इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये -4 हो गया, मतलब -4 ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ये 0 to 2 सेकंड वाले इंटरवल का, मतलब 0 से 2 सेकंड जब बॉडी ट्रेवल कर रही होगी तो -4 मिलेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर पॉजिटिव जो हमें मिला, मतलब 2 से 4 सेकंड के बीच में जो मिला है वो +4 मिला है। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें एक चीज ये लिखी है कि आपको जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है पार्टिकल का, लेकिन एक्चुअली में आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो पूरे पाथ की लेंथ को कैलकुलेट करोगे। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में -4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और 2 से 4 के बीच में +4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो निकालना आपको डिस्टेंस है, यानी कि -4 नीचे चला, -4 ऊपर की तरफ चला पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मॉड लगाया है हमने। तो -4 का ये जब मॉड लगा होगा तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें, ये 4 मिल जाएगा, प्लस ये वाला भी 4 मिल जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना था। अब आपने 8 मीटर कैसे निकाला वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, क्लियर है ये वाला। यस सर। यस सर। तो यहाँ यस पर सर। देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी, लेकिन इन्होंने पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा था। अगर यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही आपसे पूछा जाता कि फर्स्ट 4 सेकंड में कितना होगा, तो वो 0 होता। ठीक है, बिकॉज -4 एक जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक जगह 4 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, एक जगह 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाता। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि डिस्टेंस के बारे में पूछा है, इसलिए जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये लिमिट वगैरह रखने का था, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is। ये वाला बताओ भाई, क्या करा इसका आंसर? ये तो इजी था, डी। ठीक है, डी तो आया। इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर पर मीटर पर मीटर सेकंड सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या चीज समझ नहीं आया, क्या बोला? तो इसका आंसर आएगा 12 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर माइनस हाँ हाँ, डी वाला ही है ना, अच्छा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी ठीक है। जी। हम्म। सर जो आपने ये टाइम वाला बताया कि 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ये सब में अप्लाई नहीं होगा, ये वेलोसिटी की इक्वेशन से हमें ये चीज पता लगी थी। देखो यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी हमने ये कैलकुलेट करी ना इसके एक्सप्रेशन से, जो कि हमें 2t-4 या 2t-2 मिली, ये तो हमें इंटरवल क्या लेना था, 0 to 4 सेकंड का लेना था। तो जब आप एक चीज यहाँ पर ये देखोगे, जब आप टी की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 2 से अगर वैल्यू छोटी रखोगे तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव में रहेगा, और 2 से अगर बड़ी वैल्यू रखोगे टी की तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव में रहेगा। यानी कि वेलोसिटी एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है, मतलब एक बार नेगेटिव जा रही है, एक बार पॉजिटिव जा रही है। मतलब कहने का ये है कि पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की एक्चुअली में कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी डायरेक्शन का मतलब, उसके साइन का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो हमने डायरेक्शन लिया उसमें मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से बस ये चीज पता चल गई है। ठीक है, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे दूंगा, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कोई ऐसा जिसको नहीं आया, कैसे करना है बताओ? कृष्णा, आपने किया ये सेकंड वाला? कृष्णा, आवाज आ रही है? ठीक है, तो आ गया है ना आंसर? अब किसी का नहीं आया तो बता दो अभी भी, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज फिर मैं ये नहीं बता रहा, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं, करना क्या है, रिटार्डेशन आपसे पूछा है कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स का जो है एक्सप्रेशन दिया है टी के टर्म्स में। तो ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप क्या करोगे, पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे इसको डिफरेंशिएट करके, उसके बाद टी, इसको क्या करोगे, जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन है उसको 0 के बराबर रख दोगे। तो जो टाइम की वैल्यू आपको मिलेगी वो आप एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन में रख दोगे, जो आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके निकालोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ये आपका AIPMT 2012 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v = a t plus b t स्क्वायर,
where a and b are constant then the distance traveled by it between 1 and 2 second is। बताओ भाई, ये हो गया क्वेश्चन। ये वाले में वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन यस में। सर। क्या आया इसका आंसर? 3/2 into a plus b। 3/2 इंटू ए प्लस बी। प्लस बी या प्लस 4b? बी। बी वाला कह इसका आ रहा है 3/2 a प्लस 7/3 b। ठीक है, तो किया कैसे ये? बोलो भाई। सर लिमिट लगा के जैसे डिफरेंशिएट करा ना आपने सर, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। हाँ, चलो, अच्छी तो बात है। सर इसमें लिमिट। ठीक है, तो देखो ये आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है, तो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज करा था वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी यूज करना है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई यहाँ पर जो है 1 से 2 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता भी देता हूँ जिसने नहीं करा था ये। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया और आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? v dt होता है। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन वी डी टी। अब आपसे बोला गया कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना क्या होगा, तो आप इसमें लिमिट लगा दोगे 1 से लेके 2 तक। बिकॉज 1 से 2 तक के आपको ये एरिया चाहिए इस कर्व के बीच में, बिकॉज ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये कोई ना कोई एक ग्राफ या कर्व बना रहा होगा। तो उस ग्राफ या कर्व में जब आप वी डी टी का एरिया निकालोगे 1 से 2 लिमिट के बीच में, या जो 1 से 2 का पॉइंट होगा टाइम एक्सिस का उसके बीच में, तब आपको यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। कैसे होगा ये? ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये dt हो गया और ये 1 से 2 हो गया। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो? ए आपने यहां पर बाहर निकाल लिया, 1 से 2 लिमिट, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। ठीक है, प्लस बी आपने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t3/3। ठीक है, ये 1 से 2, ये चीज हो गई। और देखो कभी भी जब आप लिमिट लगाते हो तो वहां पे जो c हम कांस्टेंट लिखते हैं ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो नहीं आता है। बिकॉज जब भी हम लिमिट लगाते हैं इसका मतलब हम कोई बाउंड्री कंडीशन सेट कर रहे हैं। तो वहां पे हमें ये एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट होता है जिसकी हमने पहले बात भी करी थी, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, वो यहाँ पर कभी भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया, a हो गया, ये बाई 2 हो गया। अब अंदर क्या बचा? t² बचा। इसमें आपको लिमिट लगानी है 1 से 2 की, प्लस b बचा, 3 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पर t³ बचा जिसमें आपको लिमिट लगानी है 1 से 2 की। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद a/2 ये बचा। अब लिमिट आपको लगानी है तो t² मतलब t की जगह आप पहले 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b/3 t³ यानी कि 2 का क्यूब करेंगे, पहले अपर लिमिट का क्यूब फिर माइनस लोअर लिमिट का क्यूब करेंगे। ये हो गया, तो ये a/2 हो गया। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस b/3, 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 1 का क्यूब 1। तो ये आपके पास आया a/2, ब्रैकेट में कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस b/3, ये कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3/2a प्लस 7/3b। ठीक है, तो बी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गया जिसने नहीं करा था? तो ये क्वेश्चन आपका आया है नीट 2016 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन vx 3x² - 4x where x is the distance traveled by particle, the expression for acceleration is। कर लिया ये वाला? यस सर। कैसे किया? v dv/dx। कैसे किया? एक बार और बोलना। v dv/dx से। हाँ, ठीक है, तो देखा था क्या इसका आंसर कहीं पर?
बताओ श्वेता, आपने बताया था ना? मतलब नहीं, ये खुद से करा, कैसे करा? खुद से ही करा सर। अच्छा, तो मतलब v dv by dx पहले पढ़ा हुआ था। यस सर। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, जो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं जैसे 3 तरीके से, तो उसी तरीके का यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आपने देखा, पता चला आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ एक्सप्रेशन, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, यानी कि एक्स के टर्म्स में दिया है। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होता तब आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते और आपको एक्सेलरेशन मिल जाता, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी। लेकिन यहाँ टाइम के एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर हमारा वो वाला फॉर्मूला यूज होता है जो अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है, जैसे आप जिसे dv बाई dt लिख सकते हो, इसको अगर आप क्या करो, dx बाई dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले जो वो चेंज कर दो, dv बाई dx हो गया और ये क्या हो गया, dx बाई dt हो गया। ठीक है, तो dx बाई dt को आप v लिख सकते हो और dv बाई dx ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला जो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था एक्सेलरेशन का, इसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? पहले आपको dv बाई dx निकालना, उसको v से मल्टीप्लाई कर देना है। तो dv बाई dx आप पहले कैलकुलेट कर लो, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको x के टर्म्स में यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, x है ये, t नहीं है। अब 3x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये हो गया 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये कितना बचा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया माइनस 4 dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 टू जा 6x हो गया माइनस ये कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपके पास dv बाई dx की वैल्यू आ चुकी है और इसके बाद आपको इसको क्या कर देना है, v से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सी बता रहे हैं इसका आंसर, चलो चेक कर लेते हैं अभी। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कितना हो गया, v dv बाई dx। v का जो एक्सप्रेशन था वो आपको दिया है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4x, और dv बाई dx जो आपने अभी कैलकुलेट करके निकाला है वो हो गया 6x माइनस 4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये पहला वाला जो टर्म दिख रहा है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x स्क्वायर को 6x से करोगे तो कितना आएगा, 3 6 18, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। 3x स्क्वायर को माइनस 4 से करोगे तो 4 3 जा 12 हो गया और ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस 4x को 6x से करोगे तो माइनस 4x इंटू 6x यानी कि 24x स्क्वायर। फिर माइनस 4x को माइनस 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, 16x मिलेगा। ठीक है, तो ये आया आपके पास 18x क्यूब। अब ये माइनस 12x स्क्वायर है, ये माइनस 24x स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 36x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16x। आगे कुछ फर्दर इसमें और सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कोई दिख रहा है हमें। ठीक है, अच्छा इन्होंने और फर्दर सॉल्व किया ही नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो उसका राइट आंसर है। बिकॉज ऑप्शन ए में देखोगे तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 6x माइनस 4, तो ये आंसर हो गया। और अगर इसने फर्दर सॉल्व किया होता तो आपका आंसर ये आ जाता। और इसमें से भी फिर आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2x कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ए इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया ये कैसे यूज होता है, यूज करना भी सीख लिया हमने न्यूमेरिकल में कि ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज होता है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट वाला कर रखा है क्या सभी ने, या नेक्स्ट वाला भी नहीं करा होगा जब ये नहीं करा तो?
बताओ, बीटा एक्स टू द पावर -2n वाला किया है क्या? बी करा है, ठीक है, श्वेता ने करा है, निकिता ने करा है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है स्नेहा, आपने नहीं करा है ना, तो अभी ये जो इस वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज करा है वही सेम कॉन्सेप्ट आपको उस क्वेश्चन में यूज करना है, बस कैलकुलेशन आपके ऊपर है वो किस तरीके से आप करते हो, बाकी सेम चीज है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, बीटा और एन जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सेम चीज है बिल्कुल, ठीक है। तो जिसने नहीं करा था वो कर लेना, फिर भी नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, another free train of length 120 meter travels at a speed of 30 kilometer per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the free train when they are moving in the same direction and second है in the opposite direction. तो क्या है इसका आंसर भाई? रेशियो कितना आया? 11/5 सर। 11/5। चलो ठीक है, अच्छी बात है, निकल गया मतलब सभी से। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होना था, ठीक है। तो किससे नहीं हुआ ये वाला, जल्दी से बता दो। जिससे नहीं हुआ तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तन्नू से नहीं हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है, ठीक है, ठीक है, कामिनी को भी नहीं है ना। तो देखो एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ इन्होंने दी है 60 मीटर, ठीक है। तो मान लो हम ये एक ट्रेन मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो है आपके 60 मीटर। अब ये बोला गया है कि ये जो है ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, मैंने मान लिया कि इधर की डायरेक्शन में जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरी एक फ्री ट्रेन है जिसकी लेंथ 120 मीटर है, वो ट्रैवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये एक और ट्रेन है जिसकी लेंथ है 120 मीटर, तो मतलब इसकी दुगनी लंबाई की ट्रेन है, और ये ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि रेशियो निकालना है कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो है क्या निकालना है? टाइम टेकन, ठीक है, टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो ये पैसेंजर ट्रेन है, ये छोटी वाली ट्रेन है, मतलब ये पीछे की तरफ है, ये पीछे से आ रही है, मतलब ये यहां से आ रही होगी, ठीक है। तो इसको कंसीडर यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपके 60 मीटर लेंथ इसकी, और ये आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर से ना, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो इधर ही मूव कर रही है, तो पहले हम सेम डायरेक्शन का केस देख रहे हैं। तो देखो सेम डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना होता है, जो वेलोसिटी होती है दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाती है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी काम कर रही होगी वो कितनी कर रही होगी? 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी काम कर रही होगी, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर पता चल गई। अब साइन वाइन में आपको नहीं समझा रहा, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आपको वैसे करना है तो आप वैसे कर सकते हो साइन वगैरह लगा के, बट अभी हमें सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है, तो आप सिर्फ नेट वेलोसिटी देखो कि कितनी होगी। तो हमें पता चल गया कि नेट वेलोसिटी यहाँ पर जो काम करने वाली है सेम डायरेक्शन के केस में वो कितनी होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। और अब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना उसको ट्रेवल करना होगा ये छोटी वाली ट्रेन को, तो कभी भी कोई भी ट्रेन अगर क्रॉस करती है तो उसको अपनी लेंथ प्लस जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लेंथ, दोनों का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है अगर उस पूरी ट्रेन को क्रॉस करना है। बिकॉज ये यहां से चालू करेगी तो अपनी ट्रेन की लेंथ लेके आ रही है, उसके बाद इस ट्रेन की लेंथ कवर करेगी और उसके बाद उससे आगे निकलेगी, ठीक है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि टोटल यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी हो गई है? टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ पर
120 प्लस 160 मीटर यानी कि 180 मीटर हो गया। तो यहाँ पर आप टाइम निकाल सकते हो। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता है। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड लिखो वेलोसिटी एक ही चीज। तो ये हो गया। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 180 है और ये आपका, और ये 50 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आएगा वो कर लेना। तो 5/18 से जब आप करोगे तो डिस्टेंस ऊपर आपने लिख लिया 180 मीटर इंटू 1 बाय स्पीड आपको लिखनी है, तो स्पीड यहाँ पर ये नीचे 18 हो जाएगी, सॉरी 1/5/18 ऐसे होगी। तो ये आई थिंक ऐसे आएगा 180 इंटू 18/5। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मान लो अगर अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आके मूव करते हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप रिलेटिव वेलोसिटी लोगे, ठीक है, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी वो इनकी एड अप हो जाएगी जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो इनकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर, और फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा ट्रेन क्रॉस करने के लिए, 60 प्लस 120 मीटर यानी कि 180 मीटर। ठीक है, फिर यहां से आप टाइम कैलकुलेट करोगे। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस आपका 180 है और ये आपका 110 इंटू 5/18 कर लेना इसे। ठीक है, तो ये हो गया 110 इंटू 5, ऊपर आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये T2 हो गया, ये वाला जो टाइम है ये मान लो मैंने T1 ले लिया। अब T1 और T2 का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो T1 रेशियो T2, ये जब आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 180 इंटू 18/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 180 इंटू 18/5, इसमें भी आ रहा है और नीचे 110 आ रहा है। ठीक है, तो ये 18/5 कैंसिल हो जाएगा और कुछ मिस हो गया क्या, अच्छा ठीक है, ये 50 भी तो है ना। 180 इंटू, जो चलो देख लेना जो भी आएगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो गया, कुछ रह गया था यहाँ पर। तो बस ऐसे करके आप T1 और T2 का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ रहा था इसका आंसर, 11/5 आ 11 रहा upon था। हाँ ठीक है, तो ये 11/5 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो जो मेथड था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ट्रेन जब भी क्रॉस कर रही हो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में, लेंथ उन दोनों की एड अप हो जाती है, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ऐड होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, सो नाउ यू कैन लीव द क्लास।